हिंदी ऑडियो बुक्स सुने और आनंद ले। मैं आपके लिए रोमांचक कहानियाँ, क्लासिक किताबें और प्रेरणादायक लेखन हिंदी में वो भी बिल्कुल मुफ्त लाती हूँ। लेकिन इन ऑडियो बुक्स को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, आपका धन्यवाद। आप इन किताबों को इतने ध्यान से सुनते हैं, इतने प्यार से सुनते हैं। यही मुझे और मेहनत करने की प्रेरणा देता है। अगर आपको ऑडियो बुक्स पसंद है तो अभी सब्सक्राइब करें। चलिए मिलकर कहानियों को जिंदा रखते हैं। नेमेसिस रोजाना रात 8 बजे इस चैनल पर स्ट्रीम हो रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ये अध्याय 6 है। पिछले अध्यायों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अध्याय 6 लव। अगली सुबह वे एक छोटे से क्वीन एनी मैनोर हाउस गए। वहां का सफर बहुत लंबा या थकाने वाला नहीं था। ये एक बहुत ही आकर्षक घर था जिसकी अपनी दिलचस्प ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी और साथ ही एक बेहद खूबसूरत और अनोखे अंदाज में बना हुआ बगीचा भी था। रिचर्ड जेमसन, जो कि एक आर्किटेक्ट था, इस घर की संरचनात्मक सुंदरता देखकर बेहद प्रभावित हुआ। वह उन लोगों में से था जिन्हें अपनी आवाज सुनना अच्छा लगता था, इसलिए वह हर कमरे में धीरे धीरे चलता, हर खास मोल्डिंग या फायरप्लेस की तरफ इशारा करता और ऐतिहासिक तारीखें व संदर्भ देता। शुरू में तो ग्रुप के लोग ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी रुचि कम होने लगी। उसकी एकसर होती बातचीत से वे उबने लगे और धीरे धीरे कुछ लोग बहाने से पार्टी से अलग हटकर पीछे रहने लगे। जो स्थानीय केयरटेकर वहां गाइड का काम कर रहा था, वह भी खुश नहीं था कि कोई और उसकी जिम्मेदारी संभाल ले। उसने स्थिति को अपने हाथ में लेने की कुछ कोशिशें की, लेकिन जेम्स टस से मस नहीं हुआ। आखिर में केयरटेकर ने एक आखिरी प्रयास किया। इस कमरे को देवियों और सज्जनों, व्हाइट पार्लर कहा जाता है। इसी कमरे में एक लाश मिली थी। एक जवान आदमी था, एक खंजर से मारा गया था और यही फर्श पर पड़ा था। ये बात 1700 के कुछ जमाने की है। कहा जाता है कि लेडी मोफेट का किसी से प्रेम संबंध था। वो एक गुप्त दरवाजे से आया जो फायरप्लेस की बाई ओर की दीवार में छुपा था। सर रिचर्ड मोफेट, लेडी के पति, उस वक्त लो कंट्रीज में थे, लेकिन अचानक घर लौट आए और उन्होंने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। वह रुका और गर्व से अपने दर्शकों के चेहरों की तरफ देखा। वे उसकी कहानी में पूरी तरह डूब चुके थे। वे राहत महसूस कर रहे थे कि अब उन्हें आर्किटेक्चर के लंबे लंबे लेक्चर नहीं सुनने पड़ेंगे। अरे है ना, ये बहुत रोमांटिक हेनरी, मिसेस बटलर ने अपनी तेज आवाज में कहा। मुझे तो इस कमरे में कुछ अलग ही एहसास हो रहा है। मेमी को माहौल बहुत जल्दी महसूस हो जाता है, उनके पति ने गर्व से कहा। एक बार जब हम लुइसियाना के पुराने घर में थे, मेमी की विशेष संवेदनशीलता पर चर्चा शुरू हो चुकी थी और मिस मार्पल ने इस मौके का फायदा उठाया। वह धीरे से कमरे से बाहर निकल गई। उनके साथ मिस कुक और मिस बैरो भी थी। वे शानदार ढंग से तराशी गई सीढ़ियों के नीचे उतर गई। मेरी एक दोस्त के साथ कुछ साल पहले बहुत ही अजीब वाकया हुआ था, मिस मार्पल ने धीरे से कहा। एक सुबह उन्होंने अपनी लाइब्रेरी के फर्श पर एक लाश देखी। क्या वो परिवार का कोई सदस्य था? मिस बैरो ने पूछा। कोई मिर्गी का दौरा पड़ा होगा। अरे नहीं, ये तो कत्ल था। एक अनजान लड़की थी, शाम के गाउन में, गोरी दिख रही थी, लेकिन असल में वह ब्रूनेट थी, बालों को रंगा हुआ था। और ओ, मिस मार्पल अचानक रुक गई। उनकी नजर मिस कुक के पीले बालों पर टिक गई जो उनकी हेड स्कार्फ से झांक रहे थे। उन्हें अचानक याद आ गया। उन्हें पता चल गया कि मिस कुक का चेहरा इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था। उन्होंने उन्हें पहले भी कहीं देखा था, लेकिन उस वक्त मिस कुक के बाल गहरे, लगभग काले रंग के थे और अब वे चमकीले पीले थे। सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई मिसेस राइजली पॉटर ने
अपनी राय स्पष्ट शब्दों में रखी। मैं अब और सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती और इन कमरों में खड़े रहना भी बहुत थका देने वाला है। सुना है यहाँ के बगीचे बहुत मशहूर है। मेरा सुझाव है कि हम वहां चलते हैं, इससे पहले कि बारिश हो जाए। मुझे लग रहा है कि आसमान में बादल घिर रहे हैं। मिसेस राइजली पॉटर का प्रभावशाली व्यक्तित्व काम कर गया। जो लोग उनकी बात सुन रहे थे, वे बिना किसी सवाल के उनके साथ हो लिए। वे डाइनिंग रूम के फ्रेंच दरवाजों से होते हुए बगीचे की तरफ निकल गए और बगीचा वाकई उतना खूबसूरत था जितना मिसेस राइजली पॉटर ने दावा किया था। उन्होंने कर्नल वॉकर को अपने साथ लिया और तेजी से आगे बढ़ी। कुछ लोग उनके पीछे चले तो कुछ लोगों ने दूसरी ओर रुख कर लिया। मिस मार्पल ने बिना किसी संकोच के सीधे उस बगीचे की बेंच की ओर कदम बढ़ाए, जो दिखने में न केवल आरामदायक लग रही थी बल्कि कलात्मक रूप से सुंदर भी थी। वे उस पर बैठ गई और राहत की सांस ली। ठीक उसी समय मिस एलिजाबेथ टेम्पल भी उनके पीछे आई और उनके बगल में बैठते हुए वैसी ही एक गहरी सांस छोड़ी। पुराने घरों में घूमना हमेशा थका देने वाला होता है, मिस टेम्पल ने कहा, खासकर जब हर कमरे में एक लंबा चौड़ा लेक्चर सुनना पड़े। बेशक जो कुछ हमें बताया गया वह बहुत रोचक था, मिस मार्पल ने थोड़ा अनिश्चित स्वर में कहा। क्या आपको सच में ऐसा लगता है? मिस टेम्पल ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। उनकी नजरें मिस मार्पल की आंखों से मिली और दोनों के बीच एक अनकहा समझौता हो गया, एक ऐसा समझौता जो एक हल्की हंसी में छिपा था। क्या आपको नहीं लगता? मिस मार्पल ने पूछा। नहीं, मिस टेम्पल ने संक्षिप्त जवाब दिया। अब यह स्पष्ट था कि दोनों एक दूसरे को समझ रही थी। वे कुछ देर तक चुपचाप बैठी रही, मानो इस पल का आनंद ले रही हो। फिर मिस एलिजाबेथ टेम्पल ने बागानों के बारे में बातचीत शुरू कर दी, खासकर इस बगीचे के बारे में। इसे होलमैन ने डिजाइन किया था, उन्होंने बताया, लगभग 1800 के आसपास। वह बहुत कम उम्र में गुजर गए। बड़ा अफसोस है, उनमें असाधारण प्रतिभा थी। किसी का कम उम्र में चले जाना बहुत दुखद होता है, मिस मार्पल ने कहा। पता नहीं, मिस टेम्पल ने एक सोच भरे अंदाज में कहा, लेकिन वे बहुत कुछ खो देते हैं। मिस मार्पल ने धीमे स्वर में कहा, बहुत सी चीजें, या फिर बहुत कुछ बच जाता है, मिस टेम्पल ने जवाब दिया। अब जब मैं इस उम्र में पहुंच गई हूँ, मिस मार्पल ने कहा, तो मुझे लगता है कि जल्दी मरने का मतलब है कई अनुभवों से वंचित रह जाना। और मैंने, मिस टेम्पल ने कहा, अपनी लगभग पूरी जिंदगी युवाओं के बीच बिताई है, इसलिए मैं जिंदगी को एक पूर्ण समय खंड के रूप में देखती हूँ, जो अपने आप में संपूर्ण होता है। टी.एस. एलियट ने कहा था, गुलाब के जीने की अवधि और युव वृक्ष के जीने की अवधि समान होती है। मिस मार्पल ने कहा, मैं समझ रही हूँ आपका क्या मतलब है। किसी भी लंबाई का जीवन अपने आप में एक संपूर्ण अनुभव होता है, लेकिन क्या आपको कभी नहीं लगता, उन्होंने कुछ देर के लिए रुककर कहा, कि अगर किसी का जीवन असमय समाप्त हो जाए तो वह अधूरा रह जाता है? मिस टेम्पल ने सहमति से सिर हिलाया। हाँ, ऐसा होता है, मिस मार्पल ने पास खिले फूलों को देखते हुए कहा। पियोनी कितने सुंदर लग रहे हैं, ये लंबी कतार में कितने गर्वीले लगती है, फिर भी कितनी नाजुक और कोमल। मिस एलिजाबेथ टेम्पल ने उनकी ओर देखा और पूछा, आप इस यात्रा पर घर देखने आई हैं या बगीचे? शायद घर देखने, मिस मार्पल ने जवाब दिया। हालांकि मुझे सबसे ज्यादा आनंद बगीचों में ही आएगा, लेकिन ये घर मेरे लिए नया अनुभव होंगे। इनकी विविधता, इनका इतिहास, इनका सुंदर प्राचीन फर्नीचर और पेंटिंग्स। थोड़े रुककर उन्होंने कहा, एक दयालु मित्र ने मुझे ये यात्रा उपहार दी है। मैं बहुत आभारी हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत अधिक भव्य प्रसिद्ध घर नहीं देखे हैं। ये तो बहुत अच्छा था, मिस टेम्पल ने कहा। क्या आप अक्सर ऐसी जगहों की यात्रा करती हैं? मिस मार्पल ने पूछा। नहीं,
मिस मार्पल ने रुचि से उनकी ओर देखा। उन्होंने कुछ पूछने के लिए होठ खोले, लेकिन फिर रुक गई। मिस टेम्पल मुस्कुराई। आप सोच रही है कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ? मेरा मकसद क्या है? मेरी वजह क्या है? क्यों ना आप इसका अनुमान लगाए? ओह, मैं ऐसा नहीं करना चाहूंगी, मिस मार्पल ने संकोच से कहा। नहीं कीजिए, एलिजाबेथ टेम्पल ने जोर दिया। मुझे वास्तव में ये जानने में दिलचस्पी होगी। मिस मार्पल कुछ क्षणों तक चुप रही। उन्होंने गहराई से मिस टेम्पल को देखा, उनके चेहरे के भावों को ध्यान से परखा और फिर कहा, ये मैं आपके बारे में सुनी सुनाई बातों के आधार पर नहीं कह रही हूँ। मैं जानती हूँ कि आप एक प्रसिद्ध हस्ती है और आपका स्कूल भी बहुत प्रतिष्ठित है। नहीं, मैं केवल आपके हाव भाव देख के ये तय कर रही हूँ। मुझे लगता है कि आप एक यात्री है। आपके चेहरे पर एक ऐसी व्यक्ति की झलक है जो किसी यात्रा पर है। कुछ पल की चुप्पी रही, लेकिन एलिजाबेथ ने कहा, यह बिल्कुल सही वर्णन है। मैं एक यात्री हूँ। मिस मार्पल ने कुछ क्षणों के बाद कहा, जिस मित्र ने मुझे इस यात्रा पर भेजा और मेरे सारे खर्चे उठाए, अब वह इस दुनिया में नहीं है। वह मिस्टर राइफियल थे, एक बहुत अमीर व्यक्ति। क्या आप उन्हें किसी तरह से जानती थी? जेसन राइफियल? हाँ, नाम से तो जानती हूँ, लेकिन कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं मिली। एक बार उन्होंने एक शैक्षिक परियोजना के लिए बड़ी धनराशि दान दी थी, जिसमें मेरी दिलचस्पी थी। मैं बहुत आभारी थी। जैसा कि आपने कहा, वह बहुत धनवान व्यक्ति थे। कुछ हफ्ते पहले मैंने अखबार में उनकी निधन की खबर देखी थी। तो वो आपके पुराने मित्र थे? नहीं, मिस मार्पल ने कहा। मैंने लगभग उन्हें 1 साल पहले विदेश में, वेस्ट इंडीज में पहली बार देखा था। मैं उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती, उनके जीवन, परिवार या निजी मित्रों के बारे में। वह एक बड़े वित्तीय निवेशक थे, लेकिन लोग हमेशा कहते थे कि वह अपने बारे में बहुत कुछ गोपनीय रखते थे। क्या आप उनके परिवार को जानती थी या उनके किसी नजदीकी को? मिस मार्पल ने बात अधूरी छोड़ दी। मैंने हमेशा सोचा, लेकिन कोई सवाल पूछकर जिज्ञासु दिखाना अच्छा नहीं लगता। एलिजाबेथ कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैं एक लड़की को जानती थी। वह मेरी स्टूडेंट रह चुकी है, फिलोफील्ड्स में, मेरे स्कूल में। वह मिस्टर राइफियल से कोई खून का रिश्ता नहीं रखती थी, लेकिन कभी उनके बेटे से सगाई हुई थी। लेकिन उसने शादी नहीं की? मिस मार्पल ने पूछा। नहीं। क्यों नहीं? मिस टेम्पल ने कहा। ऐसा कहना अच्छा लगता है कि उसने बहुत समझदारी दिखाई। वह ऐसा लड़का नहीं था जो शादी करने लायक हो। वह लड़की बहुत सुंदर और बेहद प्यारी थी, लेकिन उसने शादी क्यों नहीं की ये मुझे नहीं पता। किसी ने कभी मुझे बताया नहीं। उन्होंने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, वैसे भी वह मर गई। वह कैसे मरी? मिस मार्पल ने पूछा। एलिजाबेथ टेम्पल कुछ देर तक पेओनी के फूलों को देखती रही। फिर उन्होंने केवल एक शब्द कहा, इतनी गहरी, गंभीर आवाज में कि वह किसी घंटे की गंभीर गूंज की तरह सुनाई दी। लव। मिस मार्पल ने चौकन्ने स्वर में दोहराया, लव। दुनिया में सबसे भयावह शब्द में से एक, एलिजाबेथ टेम्पल ने कहा। उनकी आवाज कड़वी और दुख भरी थी। लव।